नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अखिलेश आनंद। तो रात के 10 बज चुके हैं और आप जानते हैं ये वक्त है हमारे शो घंटी बजाओ का। तो आज फिर आप घंटी बजाएंगे, लेकिन आज आपसे जुड़े इस अहम मुद्दे की बात वहीं से जहां पर खड़ा हुआ ये बेहद अहम मुद्दा। मैं इस वक्त खड़ा हूं नोएडा के ट्विन टावरों के वर्चुअल सेट पर। जी हां, वही सुपरटेक ट्विन टावर जो अब से कुल 40 घंटे के बाद 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिए जाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार की इन दोनों इमारतों को गिराने से क्या भ्रष्टाचार भी जमींदोज हो जाएगा? क्यों हर बार खड़ी हो जाती हैं भ्रष्टाचार के सीमेंट से बनी ऐसी इमारतें और फिर मलबा बनाकर उन्हें गिराने की नौबत आ जाती है? तो आज आप देखेंगे ट्विन टावर गिरने की झलक, क्योंकि इन्हें ध्वस्त करने वाली टीम ही 2 साल पहले देश के दूसरे कोने में गिरा चुकी है 3 और इमारतें। और इसी रिपोर्ट के साथ ही आपको घंटी बजानी है भ्रष्टाचार में लिप्त इस सिस्टम के खिलाफ। तो फोन उठाइए और 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर पूछिए, इमारत ढहाने से क्या ढह जाएगा भ्रष्टाचार? नियमों की अनदेखी का खामियाजा जनता क्यों भुगते सरकार? दिल्ली एनसीआर में मौजूद भ्रष्टाचार के ट्विन टावर का समय पूरा। केरल के कोच्चि की तरह ध्वस्त की जाएंगी इमारतें। साल बाद केरल के कोच्चि वाली टीमें दोहराएंगी कमाल। केरल से दिल्ली एनसीआर एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन के इंजीनियर हैं तैयार। लेकिन इमारत ढहाने से क्या ढह जाएगा भ्रष्टाचार? नियमों की अनदेखी का खामियाजा जनता क्यों भुगते सरकार? अब ध्वस्तीकरण के बाद प्रदूषण और आसपास वाले परिवारों की आफत, स्वास्थ्य को नुकसान, उसका क्या सरकार? ऐसा माहौल तो है थोड़ा सा, क्या होगा क्या होगा। डस्ट एलर्जी एंड ऑल दैट, उनसे थोड़ा सा डर लग रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फियर है लोगों में कि हमारे शीशे क्रैक कर जाएंगे। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको सांस की दिक्कत हो सकती है। किसे खुश करें आप किसे खफा करें, चलो छुपे गद्दारों को देश से दफा करें। कारी जमी पे कैसे बनी ये ऊंची इमारत, ऐसे सवालों से देश मेरा आज हंसा करे। रविवार 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे जो दिल्ली एनसीआर के नोएडा में होने वाला है, वो इससे पहले देश के दक्षिण में केरल के कोच्चि में हो चुका है। कोच्चि के मराडू इलाके में जनवरी 2020 में 4 अवैध टावरों, जिनके नाम थे होली फेथ H20, अल्फा सिरी, जैन कोरल को,
और गोल्डन काइलो ओरम। वो जिस तकनीक से एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन कंपनियों ने ध्वस्त किया था, अब वही टीम गिराएगी नोएडा के भी भ्रष्टाचारी सुपरटेक ट्विन टावरों को। हालांकि केरल वाली इमारतों की ऊंचाई जहां 60 से 65 मीटर ही थी, ट्विन टावर की ऊंचाई उससे लगभग दोगुनी यानी 103 मीटर है। कितना अनुभव सर, अगर हम पूछना चाहें कि आपकी कंपनी को क्या आपने ऐसा कभी पहले ऑपरेशन किया जिसमें दो बिल्डिंग इतने करीब में रही हो, इतने पास में रही हो? ऑलरेडी हम लोग ने जब कोची का मराडू में जो जॉब किया था, आई थिंक हियर वी आर नियर टू द स्ट्रक्चर बाय 9 meters एंड देयर also almost 12 to 14 meters था. So yeah, we have done, and there we had done 3 towers. So we have lots of experience. लेकिन सर उसकी जो लंबाई, जो कोची की आप बात करें, उसकी लंबाई 60 मीटर के करीब थी, अराउंड 60-65 मीटर, लेकिन यहाँ पर जो टावर की लंबाई है वो 100 मीटर से भी ज़्यादा है, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो इस डिफरेंस को कैसे टैकल करेंगे? Yeah, so on the one side, yeah, the gap is less, but बाकी sides पे we have ample of space. So we have to direct the fall in such a way that जो टावर्स जो है उनको कुछ भी इम्पैक्ट ना हो, एंड वो हमारा पूरा इंजीनियरिंग हमने किया हुआ है। और अब वो वक्त भी आ गया है जब इंजीनियरिंग का ये कमाल कंपनी दिखाएगी दिल्ली के पास नोएडा में, और इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। डायनेमो है, इस टाइप का एक बॉक्स रहेगा, और उसके साथ जो वायर्स ब्लास्टिंग साइट से यहाँ तक हमारे तक आएंगी, 100 मीटर जो दूर हम खड़े होंगे वहाँ तक आएंगी, उन दोनों वायर्स को इन वायर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, और इन वायर से कनेक्ट करने के बाद इस डायनेमो को हम रिवॉल्व करेंगे, और इस रिवॉल्व करने के बाद इसमें करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट होने का सिंबल यहाँ लाइट ब्लिंक करनी शुरू कर देगी, एंड जब करंट जनरेट हो जाएगा तो सिंपली बटन प्रेस कर दिया जाएगा, और बटन प्रेस करने के इमीडिएटली बाद जो 9,562 डेटोनेटर्स जो ईच एंड एवरी होल में लगे हैं वो इग्नाइट हो जाएंगे, एंड आफ्टर विद इन 9 seconds वो सभी डेटोनेटर्स ब्लास्ट कर जाएंगे ऑन द डिलेज जो हमने फिट किए हैं उनके हिसाब से, और उस ब्लास्ट के 2 या 3 मैक्सिमम 4 सेकंड में वो बिल्डिंग पूरी नीचे दर्शाएगी। तो भ्रष्टाचार की जो ये इमारत जमींदोज होने जा रही है, आइए हम आपको उसके बारे में बताते हैं। दरअसल ये जो इमारत खड़ी हुई, इसमें लंबा वक्त लगा। सवाल कई हैं, आखिर ये इमारत यूं कैसे खड़ी हो गई? तैयारी पूरी है, और भ्रष्टाचार की जिस इमारत को जमीन पर खड़ा करने में 1825 दिन यानी करीब 5 साल लगे, वो महज 12 सेकंड में मिट्टी में वापस मिला दी जाएगी। सुपरटेक बिल्डर के इन दोनों टावरों के बीच का जो फासला है सिर्फ 16 मीटर है, और यह भी इन्हें गिराने की बड़ी वजहों में से एक है। तो मेरी दाहिनी ओर पर यह एपेक्स टावर है जिसकी 32 मंजिलें बनकर तैयार थीं, और बाईं ओर है सीएन नाम का टावर जिसकी 30 मंजिलें बनकर तैयार थीं। नियमों को ताक पर रखकर सुपरटेक कंपनी ने इन दोनों टावरों को 40 मंजिला बनाने का प्लान किया था, लेकिन अब हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन दोनों टावरों को गिराया जा रहा है। भ्रष्टाचार के इन दोनों ही टावरों की ऊंचाई 103 मीटर और 97 मीटर है। बेईमानी से सुपरटेक ने इन दोनों टावर्स में 970 फ्लैट बना लिए थे, और 633 फ्लैट की 180 करोड़ रुपए में बुकिंग भी ले ली गई थी। टावरों के बनने में 70 करोड़ रुपए लगे थे, और गिराने में 20 करोड़ रुपए लग रहे हैं। भ्रष्टाचार की इस निशानी को अब 28 अगस्त को मिटा दिया जाएगा, लेकिन आसपास रहने वाले करीब 5000 लोग, उनकी सांसें अटकी हुई हैं। वो अपने फ्लैटों को लेकर डरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन टावरों के आसपास 1500 परिवारों के करीब 8000 लोग ऐसे हैं जिन पर इसका सीधा प्रभाव हो रहा है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इस एरिया में 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज आसपास में रहती हैं। पहली यही सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है, दूसरी जो है एटीएस है। दोनों में मिला के अराउंड 1400 फ्लैट्स है। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा, और ब्लास्ट होने के बाद एक बार साइट का विजिट एजेंसीज द्वारा करने के बाद उनको वापस आने के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। दावा यह है कि तैयारी पूरी है,
28 अगस्त को ये दोनों टावर गिराए जाएंगे। दोपहर में ठीक 2:30 बजे टावर गिरेंगे। 100 मीटर दूर से विस्फोट होगा। सिर्फ 12 सेकंड में दोनों बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। आसपास रहने वाले फ्लैट सुबह खाली हो जाएंगे। 500 से 700 मीटर के दायरे में विस्फोटक जोन बनाया गया है। विस्फोटक जोन में ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि नोएडा एक्सप्रेसवे भी दोपहर 2 से 3 बजे तक बंद रहेगा। किसी हादसे की स्थिति में 2 अस्पतालों को स्टैंड बाय रखा गया है। एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं। लगभग 10 से 12 सेकेंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। उसके अलावा जो डिमोलिशन के बाद जो सीएनडी वेस्ट है, लगभग 80,000 टन सीएनडी वेस्ट जनरेट होगा, जिसमें से लगभग 50 से 55,000 टन यहीं पे साइट पे यूज हो जाएगा फिलिंग में। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत इन सोसाइटीज में रहने वाले लोगों की है, जिनके घरों से शीशे टूटने का पूरा खतरा है। धूल से बचाने के लिए इन घरों को बड़े बड़े जियो फाइबर की शीट से ढक दिया गया है। उधर दोनों टावरों के आसपास ऐसे गड्ढे भी बना दिए गए हैं ताकि इनका कुछ मलबा इन गड्ढों में भी गिर जाए। सुरक्षा के बंदोबस्त तो पूरे हैं, लेकिन सुपरटेक एमरल्ड में रहने वाले लोगों के मन में अभी भी थोड़ा डर बना हुआ है। उन्हें डर है कि ट्विन टावर में ब्लास्ट के दौरान नजदीक बनी सोसाइटी में कंपन ज्यादा होने के कारण कहीं भारी नुकसान न उठाना पड़े। तो है ही, पर लेकिन हम समझते हैं ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी एक भय का माहौल तो है थोड़ा सा। क्या होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ये, और इंडिया में तो लगता है इसमें भी टावर कभी गिरा ही नहीं। हम लोगों को कहा गया है 28 तारीख को सुबह 8 बजे तक जरूर खाली कर देना है, क्योंकि लाइट भी शायद कट कर दी जाएगी और गैस कनेक्शन भी आईजीएल ब्लॉक करेगा। तो हम लोग 28 सुबह या 27 शाम को चले जाएंगे। 28 अगस्त को सुबह इन सोसाइटी में रहने वाले परिवारों को घर खाली करने होंगे। अपने वाहन सोसाइटी से निकालने होंगे। नजदीक की पार्श्वनाथ सोसाइटी में लोगों के दिन काटने का इंतजाम किया गया है। हम लोग रेजिडेंट से शेयर कर रहे हैं कि कैसे हमें खाली करना है, और लास्ट में हमारे जो टास्क फोर्स है सिक्योरिटी की, आफ्टर क्लियरेंसेस की सब चीज़ें मतलब एवैक्यूएट हो गए रेजिडेंट्स एंड ऑल सर्विसेज को लिफ्ट्स क्लोज करके, देन फाइनली दे विल गिव ए क्लियरेंस। अपने घरों में नुकसान की आशंका से लोग डरे हुए हैं, लेकिन एडिफिस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता का कहना है कि नुकसान होने की आशंका न के बराबर है। सिटी के अंदर 4 रिक्टर स्केल के ऊपर कभी भी अर्थक्वेक आया नहीं है, और नॉर्मल आता है 1.5, 2, 2.25, 2.5 तक पहुंचता है। इतना मैसिव कभी तक आज तक मतलब अनुमानित नहीं है, ना आया है। तो वो उसमें जो वाइब्रेशन होती है, ये बिल्डिंग गिरने के समय उसकी 10% वाइब्रेशन भी नहीं होगी। ये CBRI भी अप्रूव करेगा, और हमारी IIT मद्रास से जो टीम आएगी वो भी अप्रूवल देगी इसकी। इतनी विशाल इमारतों के गिरने से कंपन होना तो स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी धूल का गुबार। दुनिया भर में विस्फोटक से गिराई जाने वाली इमारतों से उठने वाले गुबार को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक बड़े इलाके में अंधड़ जैसे हालात होंगे। सूरज की रोशनी तक इस गुबार से होकर जमीन नहीं पहुंचेगी। इतने जबरदस्त धूल के गुबार से हवा की क्वालिटी कई दिनों तक खराब रहने के आसार हैं। आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी होगी। धूल से होने वाले नुकसान से बचने के लिए डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं वो सुनिए। खास करके जो 2.5 PM से कम के साइज के जो कण होते हैं वो हमारी बॉडी में बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आंख में जाएंगे तो आंखों में जलन है, रेडनेस है, इचिंग है, वाटरिंग है कर सकती है। नाक के अंदर जाएंगे तो नजल ब्लॉक है, नेजल कंजेशन है, एलर्जिक राइनाइटिस है, गले में इचिंग है, सोर थ्रोट है, कफ है, या जो अस्थमा के पेशेंट है उनको सांस की दिक्कत हो सकती है। एडिफिस इंजीनियरों का दावा है कि धूल का गुबार आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन सोसाइटी के लोगों के मन में ये भी डर है कि उनकी खिड़कियों के शीशे और इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी नुकसान पहुंच सकता है। टावर गिरने से कई दिन पहले से ट्विन टावर से सटी सोसाइटियों में रहने वाले लोगों के मन में डर है, और ये डर तब तक बना रहेगा जब तक वो टावर गिरने के बाद अपने सही सलामत घरों को ना देख लें। सुपरटेक के ट्विन टावर यानी एपेक्स और सियान टावर के ध्वस्त होते ही धूल का गुबार उठेगा। इससे वायु प्रदूषण 5 गुना तक बढ़ सकता है। जैसे हमने आपको दिखाया, देश में इससे पहले ऊंची इमारतों को इसी तकनीक के साथ गिराया गया था। केरल के कोच्चि में साल 2020 में
उस वक्त भी बिल्डिंग्स गिराए जाने के बाद महीनों लोगों को सेहत संबंधी परेशानियां हुई थी। इसमें सिरदर्द, अस्थमा, अटैक, जुकाम, कफ और एलर्जी के कारण लोग कई सप्ताह तक परेशान रहे। चारों टावर गिरने से 75,000 टन का मलबा निकला था। इसे हटाने के लिए 70 दिनों से अधिक का समय लगा था। टावर ध्वस्तीकरण के बाद वातावरण में वायु प्रदूषण 5 गुना तक बढ़ गया था। इसके कारण आसपास के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। इस दौरान प्रशासन को स्वास्थ्य शिविर लगाना पड़ा था। टावर ध्वस्तीकरण के बाद आसपास के घर, पेड़, दीवार, पार्क सहित खाली जगहों पर धूल जम गई थी। हल्की हवा चलने पर भी लोगों के घरों में धूल घुस जाती थी। इंजीनियरों की वही टीम इस बार भी इस काम को अंजाम देगी, लेकिन खतरे फिर से वही बने हुए हैं। और भ्रष्टाचार, नियमों की अनदेखी, धन बल और बाहुबल के जोर पर खड़े किए गए इन 2 टावरों पर भी अब कानून ने कफन लपेटने का बंदोबस्त कर दिया है। लेकिन रसूखदारों की रकम के जोर पर खड़े किए गए इन टावरों को गिराने की लड़ाई बरसों बरस चली। कई बार पूछा भी गया कि कृपया करके हमें बताइए कितने स्टोरी बनेगी। पहले 11 स्टोरी, फिर 24 स्टोरी और फिर पता नहीं 40-42 का नाम दिया गया था। 34 पे खैर डिमोलिशन ऑर्डर आ गया था। बट यस, कन्वीनियंस जो है हमारी सारी खत्म हो गई थी। जब ग्राहकों को ट्विन टावर के पास बने मकान बेचे गए तो कहा गया कि हवादार ग्रीन बेल्ट से भरपूर इलाके में मकान खरीदिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ट्विन टावर की ऊंचाई बढ़ने लगी। इन मकानों में रहने वालों का हाल ये हो गया कि घायल की गति घायल ही जाने। यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर का कोई प्रपोजल था ही नहीं। और दूसरा, जब ये इतनी ऊंची इमारत खड़ी हो गई, जो मॉन्स्टर जिसको हम लोग नाम देते हैं, आप खुद देख सकते हैं हमारे यहाँ धूप नहीं आती अब, बिल्कुल ना धूप है ना हवा है। कोई हम लोगों को जैसे एक कैद में हम लोग हो गए थे। भ्रष्टाचार के इन टावरों की बुनियाद 2004 में कागजों में रखी गई थी। 2004 में सुपरटेक को नोएडा अथॉरिटी ने ये जमीन दी थी। 2005 में कुल 14 टावरों और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। सुपरटेक लिमिटेड ने नवंबर 2005 में एमरल्ड कोर्ट नाम से एक सोसाइटी का निर्माण शुरू किया। 2009 में सुपरटेक ने नोएडा अथॉरिटी के साथ मिली भगत करके ट्विन टावर का निर्माण शुरू कर दिया। दोनों टावरों का रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू किया। 2009 में पूरा मामला कोर्ट पहुंचा। मामले में एक्शन न होने पर सोसाइटी के लोग 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। 11 अप्रैल 2014 में हाईकोर्ट ने टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली सुनवाई। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर ढहाने का आदेश दिया। सरकार की तरफ से भी और न्यायालय की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। डेफिनेटली इस गवर्नमेंट में और नोएडा अथॉरिटी द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम किया जाए और जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाएं, जो काम कराए जाएं, वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कराए जाएं, जिससे सबको बेनिफिट। नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के भ्रष्टाचार पर कानूनी लड़ाई की जीत हुई। दरअसल दोनों ही टावर नेशनल बिल्डिंग कोड के खिलाफ हैं। 2 टावर के बीच न्यूनतम दूरी के नियम का पालन नहीं किया गया। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत फ्लैट मालिकों की मंजूरी नहीं ली गई। इन अपार्टमेंट की वजह से दूसरे टावर की हवा, रोशनी और वेंटिलेशन पर असर पड़ रहा है। इन अपार्टमेंट की वजह से सोसाइटी के स्विमिंग पूल, गार्डन और सड़क पर बोझ बढ़ रहा था। लोगों के बसे बसाए घरों के पास जहां ग्रीन बेल्ट बननी थी, वहां ये टावर मुसीबत बनकर खड़े हो गए। अब 28 अगस्त के दिन ये टावर मलबा बनकर जमीन पर पड़े होंगे। और भ्रष्टाचार की ये इमारतें सिर्फ केरल के कोच्चि या दिल्ली एनसीआर के नोएडा में ही खड़ी नहीं हुई। देश भर में ऐसी भ्रष्टाचारी इमारतों की भरमार है। आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश में सबसे ज्यादा अवैध इमारतें बेंगलुरु में हैं। करीब 2 लाख इमारतें ऐसी हैं। महाराष्ट्र के कल्याण, डोंबिवली में करीब 1,44,000 अवैध इमारतें लोगों की जान को मुसीबत में डाल रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी आंकड़ा शर्मसार करने वाला है। यहां 64,321 अवैध इमारतें हैं।
दिल्ली के नजदीक चंडीगढ़ में 58,500, जबकि लुधियाना में 57,862, वहीं आगरा में 27,000, नवी मुंबई में 23,000, मैसूर में 20,000, जबकि महाराष्ट्र के अमरावती में भी 20,000, वसई विरार में 9,000, पुणे में 7,342 और रांची में 5,000। और भी कई शहरों में अवैध इमारतें हैं, लेकिन हमने आपको ज्यादा संख्या वाले शहरों का हाल दिखाया। तो भ्रष्टाचार की इन इमारतों में जिस भ्रष्ट सिस्टम की मिलीभगत है, उसे कब जमींदोज किया जाएगा, या फिर से एक गगनचुंबी इमारत खड़ी हो जाएगी और उसके बाद ही सरकार हरकत में आएगी? गड्ढों के कारण देश में हर साल 2 से 2,500 लोगों की जान जाती है। इसीलिए घंटी बजाओ में हम लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। हमने आपको आईटी सिटी बेंगलुरु का हाल भी दिखाया था। मुंबई की ग्राउंड रिपोर्ट अब देखिए। दावे कितने भी क्यों ना कर लिए जाएं, पर जमीनी हकीकत बदलती नहीं। ये उसी मुंबई की सड़क है जहां गड्ढों के कारण लोगों की जान जा रही है। इन गड्ढों को लेकर लोगों की चिंता एक बार फिर इसलिए बढ़ गई क्योंकि मुंबई में इन दिनों गणपति उत्सव की तैयारी हो रही है। अब सवाल है कि क्या गणपति विसर्जन के लिए निकलने वाली यात्राएं इन्हीं गड्ढों से होकर गुजरेंगी? बोरीवली पूर्व इलाका है ये, वहाँ पर सावरपाड़ा इलाका है, जहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये दावा तो जरूर किया था कि गणपति त्योहार के पहले सारे जो रास्ते हैं अच्छे कर दिए जाएंगे, ताकि गणपति मंडलों को और जो लोग अपने घर से गणपति बप्पा की मूर्ति जो है विसर्जन के लिए लेके जाते हैं, उन्हें रास्तों में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सिर्फ 4 दिन बचे हैं गणपति उत्सव के लिए, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वैसी की वैसी है। गणेश उत्सव के लिए बीएमसी 2000 से ज्यादा गणपति मंडलों को अनुमति दे चुकी है। इन लोगों का कहना है कि अगर मंडप लगाने वालों के कारण सड़क पर कोई गड्ढा हो जाता है तो बीएमसी इन लोगों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाती है, लेकिन खुद अपना काम ठीक से नहीं करती। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं और ये जो है ये ड्राइव सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, एडिशनल प्रिंसिपल कमिश्नर साहब भी कर रहे हैं, डीएमसी इंफ्रा भी ले रहे हैं, हम खुद भी राउंड ले रहे हैं। और दिन रात पहले फर्स्ट ये क्या था, प्रायोरिटी के मेन जो रोड्स है जहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक होता है वो हमने कवर करने चालू कर दिया है, और बाद में आगे जाके इंटीरियर रोड्स भी हम लोग कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, जहाँ पे खड्डे की सीवियरिटी के हिसाब से हम लोग एक्शन ले रहे हैं। गणपति उत्सव में महज 4 दिन बचे हैं। त्योहार के वक्त जब लोगों की भीड़ सड़कों पर निकलती है, तब ऐसे गड्ढे बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। आजादी के इस अमृत काल में कम से कम ये उम्मीद तो की जानी चाहिए कि सभी को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें, लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? हमारी रिपोर्ट देखिए। पीठ पर बस्ता टांगे छोटे छोटे ये बच्चे निकल रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। पहले घर से निकलकर कच्चे रास्ते से होते हुए गांव के तालाब तक पहुंचते हैं, फिर वहां एक नाव पर सवार होकर तालाब के उस पार पहुंचते हैं। स्कूल जाने के लिए हर दिन इन मासूमों को इतनी मेहनत करनी होती है क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ये हाल किसी दूर दराज के इलाके का नहीं है। ये जगह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से महज 50 किलोमीटर दूर है। भिवंडी का ये गांव आदिवासी बहुल है। गांव के लोगों का कहना है कि लंबे समय से वो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चों को नाव का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस गांव में कोई पक्की सड़क नहीं है और बारिश के मौसम में कच्ची सड़कें पूरी तरह पानी में डूब जाती हैं। इस सब के बावजूद स्थानीय प्रशासन गांव वालों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह बेपरवाह दिख रहा है। ऐसे में कांता ने खुद गांव के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। सड़क न होने के कारण कांता को अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। वो नहीं चाहती थी कि गांव के बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए उन्होंने किसी तरह से नाव खरीदी और गांव के बच्चों को रोज स्कूल तक छोड़ने और लाने का काम शुरू कर दिया। कांता इसके लिए किसी से कोई पैसे नहीं लेती है।
दो तस्वीरें हैं। तस्वीरें पहली ये कि देश के सर्वोच्च पद पे जो आदिवासी मूल की महिला हैं वो विराजमान हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें तो 50 किलोमीटर दूरी पे मुंबई से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है आदिवासी बस्ती की, जहां आज भी बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। घंटी बजाओ में कल रात 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।